नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 24 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल वो है भगवान राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। उसके बाद देखेंगे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित अभी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इससे संबंधित। इसके बाद में तीसरा आर्टिकल देखेंगे ग्लोबल गुड्स अलायंस के बारे में। चौथा आर्टिकल है G77 समिट के बारे में। पांचवा है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। उसके बाद में ये लास्ट जो आर्टिकल है वो है ईवीएम और वीवीपैट्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ईवीएम के बारे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है 22 जनवरी को 12 बजे से भगवान राम जी का मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था वो अभी शुभारंभ हुआ था उसका। और इस दौरान कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी वो वहाँ पे शामिल हुई थी प्राण प्रतिष्ठा में। बहुत ही भव्य आयोजन था। पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का पल था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे सबके लिए, क्योंकि इसके साथ हमारा जो 500 वर्षों का इतिहास था, 500 वर्षों का इंतजार था, वो ख़त्म हुआ। और फाइनली भगवान राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बधाइयाँ हो। और भगवान राम जी का नाम लेते हुए चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में देखो इसलिए है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है कि आप है ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस प्रकार से सेव करोगे वो हमें बता दो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो रहे हैं ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप कैसे इसको सेव करोगे वो बता दो, आपके जो भी प्लान है वो बता दो। तो ये था न्यूज़ का रीज़न। इस प्रकार की घटना हुई है इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला केंद्र सरकार को कि आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कैसे सेव करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अब कैसे सेव करोगे वो बताएगी पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी इससे संबंधित। अब हम देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। न्यूज़ तो इतनी खास कोई इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। फीचर क्या है वो सब देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है। कौन से राज्य का स्टेट बर्ड है? राजस्थान का। राजस्थान वालों याद रखना, राजस्थान का स्टेट बर्ड जिसे आप गोंडावन बोलते हो वो ही स्टेट बर्ड है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोंडावन भी कहा जाता है, जो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ठीक है, इसका हैबिटेट आवास कौन सा है? आवास की बात करो राजस्थान और गुजरात में ये पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात के एरिड और सेमी एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, जहाँ पे बारिश कम होती है, शुष्क होता है, वो एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन में ये पाया जाता है। क्या? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है। सेमी एरिड और एरिड रीजन में ये पाया जाता है। गुजरात और राजस्थान है वो इसका हैबिटेट है। गुजरात राजस्थान इसका हैबिटेट है। IUCN की बात करें तो IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में आ जाता है। IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसका मतलब होता है गंभीर रूप से लुप्त प्राय। हिंदी मीडियम वालों गंभीर रूप से लुप्त प्राय और क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साइट की अपेंडिक्स 1 और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, उड़ने वाले जो भी बर्ड्स हैं, उड़ने वाले बर्ड्स है उसमें सबसे भारी पक्षी है। उड़ने वालों में से सबसे भारी पक्षी ये है। उड़ने वालों में से सबसे भारी पक्षी है। इसके फीचर देख रहे हैं। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, सेमी एरिड और एरिड रीजन में पाया जाता है। सेमी एरिड और एरिड रीजन में ये पाया जाता है। क्या करता है? इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये जो है ना ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है? ये ग्रासलैंड को इंडिकेट करता है। इसकी उपस्थिति है, इसका मतलब है ग्रासलैंड है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम को इंडिकेट करता है, उसकी हेल्थ कंडीशन को बताता है। इसकी उपस्थिति है मतलब ग्रासलैंड है वो अच्छे से उपस्थित है, ग्रासलैंड की उपस्थिति को बताता है। तो ये एक प्रकार का इंडिकेटर स्पीसीज है। क्या है ये? इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी होती है? जो इंडिकेट करती है। इंडिकेटर स्पीसीज इंडिकेट करती है कि यहाँ ग्रासलैंड है या नहीं है, या जो चीज़ उसके कारण होती है वो है या नहीं है। तो ये है, इसका मतलब ग्रासलैंड की उपस्थिति है। ठीक है जी, ये ग्रासलैंड की उपस्थिति को बताता है। ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में है उसमें पाया जाता है मोस्टली। और इसकी जो थ्रेट है यानी किस चीज़ों से इसको खतरा है, तो इसकी थ्रेट की बात करें, खतरे की बात करें, तो इसकी जो विजन आंखें होती है वो कमज़ोर होती है, इसको दिखता कम है, थोड़ा सा अंधा होता है, ये दिखता कम है। अब जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो ज़्यादा बिछाई जा रही है, इसको दिखता कम है, तो ये जाके उससे टकरा जाता है, उलझ जाता है। इससे क्या होती है?
इसकी डेथ हो जाती है। विजन इसका खराब है, इलेक्ट्रिक लाइन से टकरा जाता है, इससे इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, खतरा क्या है, एक इलेक्ट्रिक लाइन से टकरा जाता है, इससे इसको खतरा है। ठीक है, अब इसके साथ क्या किया जाता है, इसके हैबिटेट भी लॉस हो रहे हैं, इसकी वजह से भी खतरा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, इसकी वजह से खतरा है। अब बात करें प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ मेजर्स उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मेजर उठाए जा रहे हैं। जैसे कि पहला है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जा रहा है। इसमें इनके प्रजनन के लिए बाड़े बनाए जा रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इनके प्रजनन के लिए बाड़े बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से चला जा रहा है। इसके साथ में दूसरा एक और प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उनकी रिकवरी के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इनमें आर्टिफिशियली रूप से इनके अंडे रखे जाएंगे और इनका प्रजनन बढ़ाया जाएगा। तो आर्टिफिशियली रूप से भी ये किया जा रहा प्रोग्राम, प्रोजेक्ट रिकवरी चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके साथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल यूपीएससी ने इसके लिए क्वेश्चन पूछा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो फिर से एक बार इसके बारे में देख लो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में क्यों था? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए, इसलिए न्यूज़ में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। राजस्थान गुजरात इसका हैबिटेट है। सेमी एरिड और एरिड रीजन में ये पाया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उड़ने वालों में से सबसे भारी पक्षी है। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम को बताता है, उसकी हेल्थ कंडीशन बताता है। एक इंडिकेटर स्पीसीज है, डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। थ्रेट क्या है, आंखें कमजोर है, इलेक्ट्रिक से टकराने से मौत हो जाती है। प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जा रहा है, साथ ही साथ में रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ग्लोबल गुड अलायंस जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। क्या है हमारा आर्टिकल? ग्लोबल गुड अलायंस जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, इससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों आया है ये अलायंस? न्यूज़ में इसलिए आया है कि भारत की हेल्प से, इंडिया की हेल्प से, भारत की हेल्प से दावोस में अभी समिट चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। इस दौरान भारत ने की हेल्प और इसकी हेल्प से ग्लोबल गुड्स अलायंस की स्थापना की गई। क्या स्थापना क्यों? न्यूज़ में भारत ने हेल्प की, भारत ने इसके बारे में बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी वार्षिक बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है? दावोस में हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक हो रही है, दावोस में हो रही है। इस बैठक में भारत ने कहा कि हमारे पास एक ऐसा सम्मेलन होना चाहिए, एक ऐसा अलायंस होना चाहिए जो कि जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी की बात करें, जिसे ग्लोबल गुड्स अलायंस कहा जाए। तो ये इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना का पहली बार विचार कब आया था? इसकी स्थापना का विचार पहली बार आया था G20 सम्मेलन अभी इंडिया में हुआ था पिछले साल। G20 सम्मेलन इंडिया में हुआ था, इसके दौरान इसका विचार आया था और इंडिया ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। कब विचार आया था इसकी स्थापना का? वो G20 सम्मेलन जो इंडिया में हुआ था, इस दौरान इसके विचार का, सम्मेलन का वो आया था, प्रस्ताव आया था। इंडिया ने कहा कि इस प्रकार का संगठन वो बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी एम क्या है? तो महिला, वुमेन है ना, उनकी हेल्थ है, उनकी एजुकेशन है, इस पर ध्यान देने का इसका एम है। अब इसमें कौन कौन सहयोग कर रहा है, कौन कौन पार्टनर कौन है, उसके बारे में बात करें। कोलैबोरेशन की बात करें तो इनका नेटवर्क पार्टनर होगा। नेटवर्क पार्टनर वो होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेटवर्क पार्टनर जो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर कौन होगा? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर होगा इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया है ना, वो इसका इंस्टीट्यूशनल पार्टनर होगा। सपोर्ट कौन करेगा? फंड सपोर्ट किए जाएंगे मिलिंद गेट्स फाउंडेशन और सीआईआई वुमन लिबरेशन के द्वारा। कौन कौन कोलैबोरेशन करेगा? नेटवर्क पार्टनर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर ये किया जाएगा इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा, सपोर्ट पार्टनर मिलियन गेट्स फाउंडेशन और सीआईआई वुमन लिबरेशन के द्वारा। ठीक है, अब ये पूरा था। इसके बारे अब देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। ये एक एनजीओ के रूप में काम करता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी समूह के रूप में काम करता है। ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये पब्लिक और प्राइवेट सहयोग से काम करता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें पब्लिक भी शामिल होती है, गवर्नमेंट एंटिटी भी, और प्राइवेट जो एंटिटी थी वो भी शामिल, बिजनेसमैन है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और भी कई बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर वगैरह इसमें शामिल होते हैं। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है।
क्या था हमारा आर्टिकल था ग्लोबल गुड्स अलायंस के बारे में, जो जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी के बारे में बात करता है। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में था भारत ने अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, उसमें भारत ने कहा कि ग्लोबल गुड्स अलायंस बनना चाहिए जो वुमेन की बात करे। इसकी स्थापना का विचार आया था वो G20 सम्मेलन जो इंडिया में हुआ था, उस दौरान इंडिया ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। महिलाओं के लिए काम करेगा, ये इसका एम है। कौन कौन कोलैब करेगा? नेटवर्क पार्टनर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर इन्वेस्ट इंडिया, सपोर्ट पार्टनर मिल गेट्स फाउंडेशन और ह्यूमन लिबरेशन इसके सपोर्ट पार्टनर होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो 1971 में हुई थी। 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। एक ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक एनजीओ है, ठीक है जी, एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। पब्लिक और प्राइवेट सहयोग से चलता है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है G77 थर्ड समिट युगांडा में अभी आयोजित हुआ है। अभी युगांडा में G77 के थर्ड समिट का आयोजन हुआ है। युगांडा में G77 समिट के आयोजन हुआ है। क्या है न्यूज में? आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल है हमारा युगांडा में थर्ड साउथ समिट G77 का उद्घाटन हुआ है, इससे संबंधित है। और हमारे जो विदेश मंत्री एक्सटर्नल मिनिस्टर वो इसमें शामिल हुआ है। ये कहाँ हो रहा है? थर्ड साउथ समिट G70, जिसे G77 कहा जाता है, ये थर्ड साउथ समिट है। ये युगांडा कंपाला में हो रहा है। थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और ये थीम में भारत की वसुधैव कुटुंबकम है ना, उसके साथ लिंक है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी थीम है, उसके साथ ये लिंक है। क्या आर्टिकल था? आर्टिकल था थर्ड साउथ समिट के बारे में जो G77 का युगांडा में भी हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, एस जयशंकर जी। थीम क्या थी? लिविंग नो बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की थीम है हमारी भारत की, उसके साथ में लिंक है। G77 इसे चाइना G77 भी कहा जाता है। इसके बारे में बात करें तो यूएन में डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डेवलपिंग कंट्री है ना, उनका इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी सबसे बड़ा संगठन है, जो कि डेवलपिंग कंट्री उसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर भी जिनेवा में। G77 जिसे चाइना G77 भी कहा जाता है, यूएन के डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी हुई थी 1964 में, जिनेवा में हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? जिनेवा में हुई थी 1964 में। ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्री है ना, उनका आर्थिक हितों को देखता है, आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। क्या काम करता है ये? एम क्या है इसके? जो ग्लोबल साउथ कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, उनके हितों को बढ़ावा देता है। उनके आर्थिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेंबर कितने हैं? मेंबर 134 है। मेंबर 134 है। बट इसे G77 क्यों कहा जाता है? बिकॉज की इसकी हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस उसे दर्शाने के लिए इसे G77 कहा जाता है। बल्कि इसमें जो मेंबर है वो 134 है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इसके जो कंट्री है वो उसके मेंबर है। चीन मेंबर नहीं है, और चीन इनमें सहयोग करता है बट मेंबर नहीं, इसलिए चाइना G77 भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ होती है? तो इसकी एनुअल बैठक होती है न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसकी एनुअल बैठक होती है। भारत ने इसकी पहली बैठक को होस्ट किया था। ठीक है, साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो ये डेवलपिंग कंट्री है ना, उनके बीच में तकनीकी सपोर्ट करता है, और लीस्ट डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में भी हेल्प करने का काम करता है साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। क्या हमारा नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। गैंगेटिक डॉल्फिन, इसे सुसु, सोस, सुसुक भी कहा जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन है ना, इनको सुसु भी कहा जाता है, सोस भी कहा जाता है, सुसुक भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है गैंगेटिक डॉल्फिन का? कॉमन नेम की बात करें ना, मतलब वहाँ के एरिया की बात, लोकल एरिया की बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है, सोस भी कहा जाता है, सुसुक भी कहा जाता है। ये जब सांस लेती है काफ़ी आवाज़ आती है। ठीक है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। किसे? गैंगेटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? तो वो गैंगेटिक डॉल्फिन है। आवास इसके हैबिटेट की बात करें तो इसका हैबिटेट कहाँ है? फ्रेश वाटर में इसका हैबिटेट होता है। मीठे पानी का जो झीलें होती है, नदियाँ होती है, वो इसका हैबिटेट है। तो इसका हैबिटेट कहाँ है? फ्रेश वाटर इसका हैबिटेट है।
रिवर है, जो गहरी रिवर में है वहाँ पर ये रहती है। हैबिटेट फ्रेश वाटर है। गैंगेटिक डॉल्फिन का हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? तो ये इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पाई जाती है, बांग्लादेश में भी पाई जाती है, नेपाल में भी ये पाई जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है। यहाँ ये रिवर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फीचर्स क्या है, क्या विशेषता है इसकी? तो इसे टाइगर ऑफ गंगा कहा जाता है, टाइगर ऑफ गंगेटिक रिवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टाइगर ऑफ गंगा? बिकॉज कि ये टॉप प्रीडेटर है। टॉप प्रीडेटर मतलब ये शिकारी है, टॉप पर ही जाती है। जो फूड वेब होती है, फूड वेब में ये टॉप पर रहती है, ये शिकार करने का काम करती है। तो टॉप प्रीडेटर है, तो इसका मतलब प्रीडेटर है तो ये इंडिकेटर स्पीसीज है, ये इंडिकेट करती है अगर ये यहाँ पर उपस्थित है। जैसे हमने बात करते हैं कि ग्रेट इंडियन मस्टर्ड उपस्थित है, इसका मतलब ये ग्रासलैंड की हेल्थ कंडीशन अच्छी है। तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन उपस्थित है। गैंगेटिक डॉल्फिन अगर प्रेजेंस है, इसका मतलब है जो वाटर है वो फ्रेश है, वाटर फ्रेश है, उसमें पॉल्यूशन नहीं है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो इंडिकेटर स्पीसीज है, ये इंडिकेट करती है, ठीक है। अब ये इकोलेसेशन को मतलब ये अंधी है, इसको दिखाई नहीं देता है, ये अंधी है। जैसे हमने ग्रेट इंडियन मस्टर्ड की बात करें, उसको भी दिखता नहीं है, तो इसको भी दिखता नहीं है। तो ये शिकार कैसे करती है? अगर अंधी है तो शिकार कैसे करती है? तो शिकार करती है इनके माध्यम में, इनके पास होती है अल्ट्रा साउंड होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं, उनको ये छोड़ती है अपने माउथ से, अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ती है। जब वो किसी स्पीसीज से टकराती है, टकरा के वापस आती है, उसको ये फील करती है और ये एज्यूम करते अटैक करती है और शिकार करती है। तो इसके पास में आइज नहीं होती, ये देख नहीं सकती है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड से ये शिकार करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड से शिकार करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। IUCN की बात करें तो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में गंगा डॉल्फिन है, वो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल भी 1 में आती है। गंगा डॉल्फिन का, इसी गंगा भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहा जाता है। ये आवास कहाँ है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में पाई जाती है। फीचर्स टाइगर भी कहा जाता है, टॉप प्रीडेटर है, इंडिकेटर स्पीसीज है, अंधी होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड के माध्यम से शिकार करती है। IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में, साइट्स अपेंडिक्स 1 में, शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 में है ये। थ्रेट की बात करें तो ये थ्रेट क्या है? ह्यूमन इंटरफेरेंस थ्रेट है। बांध बैराज वगैरह बनाए जाते हैं, इनसे इनका आवास है वो खतरा हो जाता है, खतरे में आ जाता है, आवास खत्म हो जाता है, जिससे इससे लॉस हो जाता है। साथ ही साथ में फिशिंग होती है, ओवर फिशिंग होती है, ऑयल का रिसाव होता है, पॉल्यूशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ये सारे इसके लिए थ्रेट है। इसके लिए बचाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ, इसे बचाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन 2023 में लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन 2023 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। फ्रेश वाटर की डॉल्फिन है, इसके अलावा भी कुछ और डॉल्फिन है, जैसे कि अमेजन रिवर की डॉल्फिन है, जिसे बोटो या गुलाबी रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है। तो अमेजन रिवर की डॉल्फिन है जिसे बोटो या गुलाबी रिवर डॉल्फिन कहा जाता है, इसका नाम भी लोकल नाम पर है, ठीक है। ये अमेजन और ओरिनोको रिवर में पाई जाती है। उसके बाद में इंडस डॉल्फिन है, इसे बुलन भी कहा जाता है, इंडस डॉल्फिन, इसे बुलन भी कहा जाता है। ये जो इंडस डॉल्फिन है ये पाकिस्तान में सिंधु रिवर, पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है, और भारत में व्यास रिवर में पाई जाती है। इंडस डॉल्फिन है ना, इसे बुलन भी कहा जाता है। ये केवल और केवल पाकिस्तान की इंडस रिवर में और भारत में व्यास रिवर में पाई जाती है। नेक्स्ट है यांगत्सी रिवर की डॉल्फिन है, यांगत्सी डॉल्फिन, जो कि विलुप्त घोषित हो गई है, चाइना में थी, ये खत्म हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है यांगत्सी डॉल्फिन। नेक्स्ट है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन है वो उड़ीसा के चिल्का लेक में है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ है? उड़ीसा के चिल्का लेक में है। ये खारे पानी में पाई जाती है, मयूरगाता बीचन वहाँ पर ये है। और इरावदी डॉल्फिन है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इरावदी डॉल्फिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है EVM की और वीवीपैट के बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। न्यूज़ में क्यों है? लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर है ना, इलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा EVM और वीवीपैट से लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या हुआ कि EVM और जो वीवीपैट है उसके बारे में काफ़ी अफवाहें फैल रही है कि इसे हैक किया जा सकता है, इसके माध्यम से जो पारदर्शिता नहीं है, इसके माध्यम से चुनावों में घोटाले होते हैं, ये सारे बयानबाजी इस पर उठ रही थी, तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया कि इसमें कोई घोटाले नहीं होते हैं और इसके लिए अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो एक बार EVM को समझ लेते हैं। EVM में है ना 3 मशीनें होती है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि ऑफिसर होते हैं उनके पास होते हैं। दूसरी होती है बैलेट्स पे, तीसरी होती है वीवीपैट्स। अब जो कंट्रोल यूनिट होती है ये, और ये बैलेट्स वोट है जिसमें आप वोट देते हो, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब आप वोट देने जाते हो तो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से जो ऑफिसर होते हैं आपको अलाउ करते हैं, आप एक वोट दो, फिर वापस उसको बंद कर देते हैं ताकि आप बार बार वोट ना दे सको। तो कंट्रोल यूनिट
बैलेट्स वोट, बैलेट्स होते हैं, वहाँ पर नाम लिखे होते हैं अलग अलग कैंडिडेट के, इसके माध्यम से आप वोट्स देते हो। कंट्रोल यूनिट इसी ऑफिसर के पास में होती है। तीसरा है वीवीपैट्स होता है, वीवीपैट्स में वोट होते हैं, उसको वेरीफाइड किया जाता है, आपने किसको वोट दिया है, और वो एक वेरिफिकेशन आएगा 7 सेकंड के लिए, जिसमें उस पार्टी का जिसको वोट दिया कैंडिडेट का नाम होगा, उसका चुनाव चिन्ह होगा, इस सारे सब के बारे में होगा। तो कंट्रोल यूनिट ऑफिसर के पास में होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में, बैलेट्स जो होता है वो हमारे पास में होता है जिसको हम वोट देते हैं, और वीवीपैट्स जिसमें आपको वोट को वेरीफाइड किया जाता है, ठीक है। और इसे आप हैक नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो आप हैक नहीं कर सकते इसको। इलेक्शन कमीशन ने बार बार बोला इसे हैक करके दिखाओ, तो इसे हैक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ईवीएम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1982 1982 में, केरल में इलेक्शन हुए थे, उस दौरान इसे इंट्रोड्यूस किया था। 2004 से इसे लगातार यूज में लाया जा रहा है, ईवीएम को 2004 से लगातार यूज में लाया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया, उसके बारे में इसके डिटेल से प्रोविजन ऐड किए गए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसकी प्रोविजन ऐड किए गए हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर कौन करता है, इसे बनाता कौन है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL द्वारा इसे बनाया जाता है। काफ़ी सिक्योर होता है और काफ़ी सिक्योर माध्यम से इसे वापस सेंड किया जाता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। वीवीपैट्स को 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। वीवीपैट को 2013 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें 7 सेकंड के लिए लिखा आता है और काफ़ी डिटेल आती है कि आपने किसे वोट किया, ये सब होता है ताकि आप वोट को वेरीफाइड कर सको, किसी और को तो वोट नहीं पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्या डिसीजन दिए, कुछ जजमेंट दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को इंट्रोड्यूस किया था, साथ ही साथ में वीवीपैट को भी इंट्रोड्यूस सुप्रीम कोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन इससे संबंधित जजमेंट भी दी है। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए उसके बारे में देख लो। हमारा एक क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन से संबंधित, तो इसका जो आंसर होगा ये ओनली 2 होगा, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, तो पहला गलत होगा, तो ओनली ऑप्शन 2 है वो सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पक्के टाइगर रिजर्व से संबंधित था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, पक्के टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में, तो ये था। अब ट्रू एंड फॉल्स में बुद्धिस्ट जो था, ये था बुद्धिस्ट, अभी एक प्रोग्राम हुआ था, ये नेपाल में होता नहीं, नेपाल में नहीं, मंगोलिया में होता, तो पहला फॉल्स है। दूसरा एक फेस्टिवल हुआ था, ये असम में हुआ था, तो ये ट्रू है। तीसरा स्टैच्यू ऑफ सोशल वाला था ना, BR अम्बेडकर जी का था, ये सरदार पटेल जी का नहीं है, ये BR अम्बेडकर जी का है, तो ये फॉल्स है। तो ये आज की डिस्कशन में इतना ही था, PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।